गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कार्तिक जतिन, आप इस क्लास में क्या कर रहे हो? आप तो बी सेक्शन में हो ना? कार्तिक जतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कार्तिक जतिन, आप तो बी सेक्शन में हो ना? अभी हम 2-3 मिनट वेट करेंगे जब तक सारे बच्चे ना आ जाएं। यस सर।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Good morning, sir. Good morning, everyone. Open chapter number 2, geography. कल कहाँ गए थे हम, जल्दी से एक बार बताएं। सोइल की हम बात कर रहे थे, है ना, पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सोइल, सोइल इन इंडिया की बात करेंगे। भारत में जो है कौन कौन सी जो है सोइल है। सोइल का मतलब यहाँ पर मिट्टी से है ना, कौन कौन से कलर की मिट्टी जो है वो भारत में पाई जाती है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है लगभग सभी चीजों की खेती की जाती है, ठीक है ना। और सिंस इट इज ए वास्ट कंट्री, क्योंकि ये बहुत जो है बड़ी कंट्री है, और इट्स सोइल डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में इसकी जो क्वालिटी ऑफ सोइल आल्सो डिफर्स ड्यू टू। और यहाँ पर जो कारण यही है कि जो है यहाँ पर अलग अलग फिजिकल कंडीशन है, ठीक है ना। ओइंग दिस कंडीशन वी कैन डिवाइड द इंडियन सोइल स्ट्रक्चर इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है ना। और इसी अलग अलग फिजिकल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमने जो है हमारी मिट्टियों को अलग अलग उसमें बांट दिया है। जैसे हम बात करें एल्यूवियल सोइल की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एल्यूवियल सोइल है, ठीक है ना। एल्यूवियल सोइल कौन सी मिट्टी होती है, जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती है, ठीक है ना, और वो प्लेन्स पर इकट्ठा हो जाती है और वो भूमि को काफी उपजाऊ बना देती है। तो एल्यूवियल सोइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नदी के किनारे का जो भी स्थान होता है वहां पर एल्यूवियल सोइल जो है जमा हो जाती है। इट इज अ रिच एंड फर्टाइल सोइल, वो काफी ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर, ठीक है ना। रिवर अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा कर लाती है और वो प्लेन्स के ऊपर, जब वो समतल एरिया में नदियां बहती है तो वहां पर जो है वो मिट्टी जो है वो जम जाती है, ठीक है ना। और द मेन रिवर ऑफ इंडिया लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना डिपोजिट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्ट एवरी ईयर, ठीक है ना। हर साल जो है हजारों टन, लाखों टन जो है वो अपने साथ रेत बहाकर लाती हैं। और डेल्टा फॉर्म्ड ऑन द कोस्टल लाइंस आल्सो हैव एल्यूवियल सोइल, ठीक है ना। और जो नदियों के किनारे का स्थान होता है, समुद्र के किनारे का स्थान होता है, वहां पर भी एल्यूवियल सोइल जो है इकट्ठा हो जाती है। ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल आप सबको पता है डेक्कन प्लेटियस के आसपास जो है ब्लैक सोइल है, देखो पिक्चर भी दिखाई गई है काली मिट्टी की, ठीक है ना। और ये ऐसा माना जाता है कि ये इग्नियस रॉक से बनी, ठीक है ना। इग्नियस रॉक टूट कर जो है मिट्टी में मिक्स हो जाती है और जिससे कि इनका रंग जो है वो काला हो जाता है। और ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। रेड सोइल की बात करें तो ये डेक्कन प्लेटियस, ये फर्टाइल इतनी ज्यादा नहीं होती, और डेक्कन प्लेटियस के आसपास के एरिया में जो है लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है। इट नीड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ केमिकल एंड नेचुरल फर्टिलाइजर। अगर इसमें कोई खेती उगानी है तो इसमें जो है खाद का और केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ फसल उग पाएगी, अदरवाइज नहीं उगेगी,
ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं लैटराइट सोइल की। तो ये भी काफी पुअर सोइल होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर साल्ट यानी जो है नमक के पार्ट हिस्से जो है मिले होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव रेन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बारिश होने पर ये सारे जो खनिज लवण है इनसे अलग हो जाते हैं। और ये इस तरह की मिट्टी जो लैटराइट सोइल है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और छोटा नागपुर प्लेटियस के आसपास आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। सैंडी सोइल, तो सैंडी सोइल आप सबको पता है रेतीली मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो डेजर्ट वाले इलाके में यानी राजस्थान के आसपास ऐसी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। दिस सोइल इज एंड नीड रेगुलर इरिगेशन, ठीक है ना। इस तरह की मिट्टी में अगर खेती करनी है तो आपको लगातार इसमें पानी डालना पड़ेगा, इरिगेशन सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। एंड इट इज देयरफॉर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, और इसीलिए ज्यादा पानी की वजह से यह खेती के लिए पर्याप्त अच्छी सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। माउंटेन की बात करें, माउंटेन सोइल तो आप सबको पता है लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय, द लेयर ऑफ दिस सोइल इज वेरी थिन, है ना। इस तरह की मिट्टी की जो परत है वो काफी पतली होती है। एंड इज पुअर इन क्वालिटी, और क्वालिटी में बहुत अच्छी नहीं होती। However, regular use of fertilizers have made it हेलो हेलो, क्या कर रहा है? वो क्लास चल रहा है अबे। ठीक। depletion are major threats to soil। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे मिट्टी में जो कि एक संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। both human and natural factors such as deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, landslides and floods lead to degradation of soil। तो बहुत सारे नेचुरल कारक और जैसे हम डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं, डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, वनों को काटना, यानी पशु जो है ज्यादा घास को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो ये सर आप क्या करा रहे हो? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है। लैंडस्लाइड, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है बेटा, तो लैंडस्लाइड यानी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। यस सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर म्यूट है। सर म्यूट है। वॉइस नहीं आ रही।
लैंडस्लाइड्स का, मतलब चट्टानों का खिसकना, और जो फ्लड है लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, उससे जो है भूमि कट जाती है, बह जाती है और उसका नुकसान होता है। ठीक है ना। सोइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट पुट बाय पीपल टू कंजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। ठीक है ना। जो सोइल कंजर्वेशन है वो एक एफर्ट है, एक प्रयास है किसका, मनुष्यों का, ताकि वो जो है भूमि का उपजाऊपन को बचाए रख सकें और साथ ही साथ भूमि को कटने से रोक सकें। फॉलोइंग स्टेप्स शुड टेक टू कंजर्व सोइल। ठीक है ना। और कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं, सोइल को बचा कर रख सकते हैं। जैसे मल्चिंग, देखो यहाँ पिक्चर दिखाई गई है आपको पेज नंबर 247 में। मल्चिंग में क्या होता है, आसपास तो घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में जो है पेड़ों के आइड साइड में जो है खाद डाल दी जाती है ना, घास फूस डाल दी जाती है, जिससे जो मिट्टी है वो उड़े नहीं। ठीक है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक स्ट्रो, है ना, या तो यहाँ खाद डाल दी जाती है या घास फूस डाल दी जाती है। इससे जो सोइल की मॉइस्चर है, जो नमी है वो बची रहती है। कंटर बैरियर्स, है ना, कंटर बैरियर्स जो है, देखो कंटर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन्स, ग्रास, सोइल एक्सेट्रा आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर, है ना। पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, घास का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है बैरियर बनाने के लिए, है ना, बीच में रोक लगाने के लिए, और उन्हीं को काउंटर का नाम दिया जाता है। और ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ दिस बैरियर टू कलेक्ट वाटर, और इसके आगे गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि बारिश आने पर जो पानी बहकर आए उन्हीं गड्ढों में आकर जमा हो। सर आपका माइक म्यूट है। क्या रोक डैम बनाकर, रोक डैम से पता लग रहा है कि जो स्मॉल बैरियर बनाए जाते हैं स्टोन सैंड की मदद से, ठीक है ना, और जिससे कि जो मिट्टी उड़े वो उनसे टकराकर नीचे बैठ जाए। ठीक है ना। और जो पानी का फ्लो है उसको स्लो डाउन किया जा सके, तो उसको अपने साथ ज़्यादा मिट्टी बहाकर ना ले जाए। तो दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सोइल, इससे जो है ज़्यादा मिट्टी का जो नुकसान है वो होने से बच जाता है। टेरेस फार्मिंग, तो टेरेस फार्मिंग आप सबको पता है, देखो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, पिक्चर दे रखी है उसकी, कि सीढ़ी नुमा खेती, मान लो बारिश होती है तो मिट्टी बहती है तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक जो है जमा हो जाती है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। मान लो ऊपर वाली सीढ़ी से मिट्टी बही तो वो निचली 2-3 सीढ़ियों तक आकर बैठ जाएगी। ठीक है ना, यानी मिट्टी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब देखो बीच बीच में जो जगह बना दी जाती है ना, ताकि मिट्टी बहे तो बीच वाले एरिया में आकर जमा हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ आंधी तूफान आए, मिट्टी जो उड़े वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाए, तो इसीलिए यहाँ सोइल को बचाने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, इस्तेमाल किए। ठीक है ना। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, आसपास के एरिया में, जैसे देखो यहाँ शेल्टर बेल्ट, बीच में खेत हैं और साइड साइड में यहाँ पर पेड़ उगा दिए गए हैं ताकि हवा जो उड़े पेड़ उनको रोक लें और उनको खराब होने से
बचाया जा सके, मिट्टी को उड़ने से बचाया जा सके, उनको कटने से बचाया जा सके, उनको बहने से बचाया जा सके। ठीक है ना। कंटर प्लगिंग, देखो आपने देखा होगा बीच बीच में खेती करती बीच और साइड में जो है खुला एरिया यानी जमीन का हिस्सा रख दिया गया, ताकि मान लो मिट्टी उड़ती है या बहती है तो इन एरिया में आकर सेटल हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बहे नहीं। ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जो हम सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो है उनको बहने से, उनको कटने से रोक सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? जल्दी से बताएं, क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलें आगे। यस सर। वाटर की बात करें तो आप सबको पता है पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। अगर पानी ना हो तो हमारी 2 घंटे में 3 घंटे में ही हालत ख़राब हो जाती है, गला सूखने लग जाता है, हमें पानी की नीड महसूस होने लग जाती है कि अब हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। तो वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। जो है पानी रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम दोबारा से यूज में ला सकते हैं। ठीक है ना। रिसोर्स संसाधन है और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। और आप सबको पता है अंतरिक्ष से देखें तो हमारी जो पृथ्वी है वो वाटर की वजह से, प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से उसका कलर जो है वो नीला दिखाई देता है। मीन्स यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जितनी हमारी पृथ्वी है उसका 2/3 भाग जो है वो पानी से ही ढका हुआ है। ठीक है ना। द अर्थ हैज बोथ सलाइन एंड फ्रेश। ठीक है ना। हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो है खारे पानी भी है और मीठा पानी भी मौजूद है। सलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सीज एंड ओशियन इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सलाइन अगर नमकीन पानी की हम बात करें तो वो समुद्रों और महासागरों में ठूस के भरा हुआ है और लेकिन वो पीने के लिए अनफिट है। ठीक है ना। अच्छा नहीं है, पी नहीं सकते उसको, इतना खारा पानी है वो कि वो पीने के लिए सूटेबल ना तो बनाया जा सकता है ना ही वो है। The ocean and seas accounts for 97% of the earth water। जो हमारे समुद्र और महासागर हैं उसके अंदर हमारे पृथ्वी का 97% जो पानी है वो मौजूद है। ठीक है ना। While fresh water accounts for only 3%। है ना। और अगर हम पीने के पानी की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें तो वो केवल 3% है और उसमें से भी 3% को अगर हम 100% मान ले तो 79% उसमें से भी ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, बर्फ की फॉर्म में है, जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन के ऊपर जमा हो रखे हैं, यानी बर्फ के रूप में मौजूद है। ठीक है ना। मीन्स 3% का भी पूरा भाग जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है ना। ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, आई कैप्स की फॉर्म में है और बट दिस वाटर इज इनएसेसिबल। हम इन तक पहुंच नहीं सकते, इनका यूज नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि एक ऐसे ठंडे इलाकों में होते हैं जहाँ पर मनुष्य का पहुंच पाना लगभग असंभव है। तो केवल 1% फ्रेश वाटर जो है वही मनुष्य यूज कर सकते हैं। इट इज फाउंड इन ग्राउंड वाटर। वो पानी के ग्राउंड के अंदर जो पानी है, जो नलका हम लगाते हैं, समरसीबल हम लगाते हैं, तो उसमें जो है ग्राउंड से जो पानी निकलता है और रिवर के अंदर, नदियों के अंदर, लेक्स के अंदर, झीलों के अंदर हमें जो पानी मिलता है, या वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 1% भाग है और हम केवल उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी तरह। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ पानी जो है वो सबसे कीमती है। ऐसा माना जाता है कि अगर 3rd वर्ल्ड वार हुई तो उसका कारण भी क्या बनेगा? पीने का पानी ही बनेगा।
द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट इन नेचर। ठीक है ना, अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, आप सबको पता है, जैसे वेपराइजेशन का आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि नदियों से पानी गर्मी के कारण क्या हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, ऊपर जाके वो बादल बन जाता है। ठीक है ना, बादल बनने से जब डस्ट पार्टिकल उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तब वो रेन के रूप में वापस नीचे धरती आ पे आ जाता जाता है। है। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है ना, और पानी जो है वो कांस्टेंट रहता है, ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। ह्यूमंस जो है वो पानी का इस्तेमाल ना केवल पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए करते हैं, इसके अलावा वो एग्रीकल्चर के कृषि में सिंचाई के लिए, इंडस्ट्री में जो है सामान बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और जो है इसका पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है ना, वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ती जा रही है, शहरों का जैसे जैसे निर्माण हो रहा है और लोगों का जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है दिनों दिन, वो ये कुछ फैक्टर हैं जिससे पानी की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है ना, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे पानी की कमी कैसे हो रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज हाईली अनइवन। जो पानी, साफ पानी की अगर हम बात करें तो वो भी सभी जगह एक मात्रा में मौजूद नहीं है, अलग अलग एरिया में अलग अलग मात्रा में मौजूद है। तो मीटिंग द डिमांड ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वैसे वैसे पानी के स्रोत जो है वो सूखते जा रहे हैं। एंड वाटर पॉल्यूशन हैव लेड टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, पानी में जो प्रदूषण है वो ही पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। Below are some other reason responsible for the scarcity of water. नीचे कुछ और कारण दिए गए हैं जिसके कारण पानी की कमी साफ साफ दिखाई देती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इज नॉट इवन थ्रू आउट द ईयर एंड अक्रॉस डिफरेंट रीजन। ठीक है ना, जैसे पूरे के पूरे साल जो है बारिश नहीं होती। बारिश कब होती है, या तो वर्षा ऋतु में होती है, या जब मानसून आता है या जाता है तब हल्की हल्की बारिश होती है। तो कहने का मतलब कि पूरे साल अगर बारिश हो तो पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन ये समय समय पर होती है और सभी रीजन्स पर नहीं होती। कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश होती है, नहीं तो जो है अगर हम दिल्ली की बात करें तो बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है। तो अलग अलग रीजन मात्रा भी बिल्कुल अलग अलग है, कहीं पर ज्यादा होती है तो कहीं पर बहुत कम होती है। ठीक है ना, राजस्थान की तरफ चले जाए वहां तो बहुत ही कम होती है। तो अलग अलग एरिया में बारिश की मात्रा भी कम होती है। तो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू सीज एंड ओशियन, है ना, ज्यादातर जो पानी है वो बहकर समुद्रों में और महासागरों में चला जाता है, जिसके कारण वो साफ पानी भी नमकीन सैलीन हो जाता है। ठीक है ना, पीने के लिए अनफिट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज चेंज। हेलो, कितने बजे तक क्लास है? अभी ख़त्म होने वाला है। खत्म होने वाला है ना, तो दोनों शाम। अभी ख़त्म हो जाएगा तो हम बात करते हैं आपसे। ठीक है। ठीक है।
हेल्प। सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir.